हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं हूं लखपत राज देवासी और आप सभी का बैंकिंग 247 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स का शो लेके आता हूं, टॉप करंट अफेयर्स। सुप्रभात आप सभी को। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप सभी के लिए हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गया अभी। दोस्तों, करंट अफेयर्स चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपको सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाइए आप सभी, जुड़ जाइए बैंकिंग 247 यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग के अंदर मैं आपको ये शो लेके आता हूँ। दोस्तों, कुछ कनेक्टिविटी के कारण मॉर्निंग के अंदर सेशन नहीं हो पाया, इसके लिए मैं आपको ये सेशन अभी मैं आपको वापस लेके आया हूँ। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते अपन इंफॉर्मेशन के ऊपर। आज का जो पहला इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्रेजेंट्स किया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 2023 को। तो दोस्तों, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 23 जनवरी 2023 नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ये पुरस्कार है, इसमें जो एज ग्रुप है वो 5 से लेकर 18 वर्ष तक का है और इसमें एक्सीलेंस इन 6 कैटेगरीज 6 कैटेगरीज के अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। और उसमें आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशंस, स्कॉलस्टिक, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये 6 कैटेगरी है। इन 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसी पुरस्कार से जुड़ी हुई बातें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये इंटरेक्ट करेंगे जो पुरस्कार विजेता चिल्ड्रंस हैं उनके साथ। 24 जनवरी को शाम 4 बजे उनका आवास पे उनसे वो वार्तालाप करेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल इंटरेक्ट विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार awards on 24th January at 4 p.m. at his residence 7 LKM। दोस्तों, जो ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार के अंदर जो पुरस्कार विनर है उनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और उनको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों सभी जो पुरस्कार विजेता हैं उन सभी को each award is given a medal, a cash prize of Rs 1 लाख एंड सर्टिफिकेट। मतलब प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, 1 लाख रुपए का, और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें जो इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को ये चुना गया। जो बाल शक्ति पुरस्कार के लिए विभिन्न श्रेणियों से 11 बच्चों को इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि पुरस्कार पाने वाले में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के थे, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 6 लड़के और 5 लड़कियां थी इसमें भाग लेने वाली, पुरस्कार पाने वालों में से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी चीज याद रखना है कि उसमें बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितने थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट अपनी अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों, एक बार अगली इंफॉर्मेशन देखने से पहले आप सभी एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लें
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और आप सभी अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। पीएम पार्टिसिपेट्स इन सेरेमनी टू नेम 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवार्ड्स। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों के नामकरण समारोह में भाग लिया। दोस्तों जो अंडमान और निकोबार के 21 ऐसे द्वीप थे जिनका नाम नहीं, तो उनका नामकरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 जो परमवीर चक्र विजेताएं थे उनके नाम के ऊपर उनका नामकरण किया है। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बात करते हैं जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनके बारे में। यूनिवर्सल मॉडल ऑफ नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी टू बी बिल्ट ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का अनावरण किया। दोस्तों वहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्मारक बनाया उसका भी अनावरण किया है। अगला इंफॉर्मेशन है दोस्तों, लाइक द सी कनेक्ट्स डिफरेंट आइलैंड द फीलिंग ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत यूनिट्स एवरी चाइल्ड ऑफ मदरलैंड। जैसे समुद्र विभिन्न द्वीपों को जोड़ता है वैसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भारत माता के हर बच्चे को जोड़ती है। दोस्तों इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है, तो आप इसको भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। चलते दोस्तों अपन अगले इंफॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन एमओयू विथ आईटीडीसी फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन इंडिया। आयुष मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आईटीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों आयुष मंत्रालय की जो ये भी इंफॉर्मेशन है ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। साइड में आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप नोट्स के अंदर आप पॉइंट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आयुष मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में आईटीडीसी के साथ समझौता किया है और उनके समझौतों पे हस्ताक्षर किया है दोनों। इसमें दोस्तों MOE एंड ITDC विल एक्सप्लोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा सेंटर इन द होटल्स रन बाय ITDC। MOE और ITDC द्वारा संचालित होटलों में आयुर्वेद और योग केंद्र की स्थापना का पता लगाएंगे। इसका जो मेन साइन ऑफ MOU और विथ ITDC का जो पॉइंट है, इसमें एक ये पॉइंट और सेकंड पॉइंट है आपका MOA और ITDC टूरिस्ट सर्किट की पहचान करेंगे जहां मेडिकल वैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश है। तो दोस्तों इसमें अब हम बात करेंगे कि जो डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दोस्तों ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्टर कौन है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर शशि रंजन विद्यार्थी। और ITDC के भी ये पूछ सकते हैं डायरेक्टर कौन है ITDC के, तो ITDC के डायरेक्टर है वो श्री पीयूष तिवारी हैं ITDC के डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों, अगला इन्फॉर्मेशन इसमें आयुष के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अगला इन्फॉर्मेशन है द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ द MOU विल बी मेंटोर्ड बाय अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप। दोस्तों एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जो इनकी निगरानी रखेगा।
इसमें बताया कि MOU के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी एक संयुक्त कार्य ग्रुप समूह है JWG द्वारा की जाएगी, जिसकी सह अध्यक्षता MOA के ITDC के प्रतिनिधि करेंगे। दोस्तों एक जो ग्रुप बनाया है JWG, ये इसके मॉनिटरिंग करेंगे और जो ये ग्रुप है JWG, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे MOA एंड ITDC के को-चेयर प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों अगला इंफॉर्मेशन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का एक शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश विदेश के लोग, उनके इलेक्शन ऑफिसर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें। तो इसमें हम बात करें, इलेक्शन कमीशन होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी एज फॉलो ऑन टू द समिट ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये लेड कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी ज्वाइन बाई 16 EBMs countries heads या DY heads of 9 EBS and IFES participants in the conference। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में चुनाव अखंडता पर दल में 16 EMB देश शामिल हुए। सम्मेलन में 9 EMB और IFES के प्रमुखों या उप प्रमुखों ने भाग लिया। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, His second session on technology solution for inclusive elections is chaired by President and CEO IFES. The session has presentation from the Philippines, Angola and representative from International IDEA। दोस्तों जो अगला जो होने जा रहा है शिखर सम्मेलन, तो समावेशी चुनावों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान पर दूसरे सत्र की अध्यक्ष और CEO IFES द्वारा की जाती। सत्र में फिलीपींस, अंगोला और इंटरनेशनल IDA के प्रतिनिधि की प्रस्तुतियां हैं। जो सेकंड सेशन की बात कर रहे थे, और थर्ड सेशन है वो दोस्तों, थर्ड सेशन होगा Third session on technology as a enabler and challenges of digital space to be held tomorrow will be co-chaired by DY chairpersons and CEO of Georgia। जो जॉर्जिया के CEO है वो थर्ड सेशन में होंगे। एंड वाइस प्रेसिडेंट या मिनिस्टर ट्रिब्यूनल सुपेरियर डी जस्टिसिया इलेक्टोरियल पैराग्वा। The session will have presentation from Indonesia and IFES। जो IF और ES के द्वारा ये थर्ड सेशन है वो इंटरेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों अगला इंफॉर्मेशन है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इसमें एक DRDO की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। दोस्तों DRDO फ्यूल सेल बेस एयर इंडिपेंडेंट population system to soon be fitted on board INS Kalabari, significantly enhancing its submarine endurance। आत्मनिर्भर भारत के लिए दोस्तों DRDO का फ्यूल सेल आधारित एयर डिफेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जल्द ही INS कलावरी पर लगाया जाएगा, जो इसके जलमग्न सन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।
दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है डीआरडीओ एंड नेवल ग्रुप फ्रांस साइन एग्रीमेंट। दोस्तों डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस ने साइन एग्रीमेंट किया है, जिसमें दोस्तों सेफली इंटीग्रेट्स द इंडिजीनियस सिस्टम इन क्लावरी क्लास सबमरीन, जिसमें सबमरीन के इंडिजीनियस सिस्टम के बारे में बात किया है। तो डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस ने कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में स्वदेशी प्रणाली को सुरक्षित रूप से एकीकृत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इन दोनों देशों का दोस्तों डीआरडीओ और नेवल ग्रुप फ्रांस, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, तो आपको इस एग्रीमेंट के बारे में याद रखना कि एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था। ये टॉपिक आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक यही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलते अगले इन्फॉर्मेशन के ऊपर। दोस्तों अगले इन्फॉर्मेशन है कमीशन ऑफ फतेह कलावरी क्लास सबमरीन वाजिर एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागिर की कमीशनिंग। तो इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो नौसेना के अंदर नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी वागिर की कमीशनिंग की गई। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका है अनदर मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 75 एंड मेक इन इंडिया इंटरेक्टिव। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। हम वागिर के बारे में बात करें दोस्तों, जो वागिर के बारे में बताया जा रहा है कि वागिर भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 और मेक इन इंडिया पहल के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। और नेक्स्ट पॉइंट है INS वागिर वुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड। INS वागिर पश्चिमी नौसेना कमान का हिस्सा होगा। और अगला द सबमरीन हैज एडवांस स्टेल्थ फीचर्स एंड लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉर्पीडोज एज वेल एज एंटी शिप मिसाइल्स। पनडुब्बी में उन्नत स्टील्स विशेषताएं और लंबी दूरी की गाइडेड टॉर्पीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइलें हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है इंडियन नेवीज 5th स्टील्थ Scorpions class submarine INS Wagir was commissioned into the Indian Navy today, 23rd January 2023 at the Naval Dockyard, Mumbai. भारतीय नौसेना की 5वीं स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागिर को आज 23 जनवरी 2023 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसमें दोस्तों एक और सबमरीन के बारे में बताया गया है कि दिस सबमरीन हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट सोनार सूट द सेंसर सूट परमिटिंग आउटस्टैंडिंग ऑपरेशनल एंड कैपेबिलिटीज। इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक सोनार सूट और उत्कृष्ट परिचालन क्षमताओं की अनुमति देने वाला सेंसर सूट है। दोस्तों सोनार है, आप सभी सोनार के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको कि सोनार एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी पोर्ट या शिप के अंदर होते हैं, जिसमें दोस्तों हम किसी जब शिप या सबमरीन समुद्र के अंदर चलती हैं तो उससे तरंगे छोड़ी जाती हैं, या किसी पोर्ट के ऊपर कोई शिप आ रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो उसमें तरंगों के माध्यम से हमें ये भी पता चल रहा है कि समुद्र में कहाँ कोई चट्टान है या कहीं कुछ कोई अजनबी शिप आ रही है या फिर अजनबी सबमरीन आ रही है, तो उसके बारे में सोनार हमें बताता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट अपने पास। एक्शन फॉर सेल री इश्यू, नीलामी के बारे में दोस्तों। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 6.89% GS 2025 के लिए 6.89% रखा है। इसमें दोस्तों अपन टॉपिक ही देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है 6.89% GS। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द सेल री इश्यू ऑफ, भारत सरकार ने बिक्री की घोषणा की है, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों 6.89% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2025। 6.89% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2025 तक के लिए फॉर नोटिफाइड अमाउंट 4,000 रुपये, 4,000 करोड़ थ्रू प्राइस बेस एक्शन यूजिंग यूनिफॉर्म प्राइस मेथड। दोस्तों जो 6.89% सरकारी सुरक्षा 2025 एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए। सेकेंड पॉइंट इसमें है दोस्तों कि 7.10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2029 फॉर अ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ ₹6,000 करोड़ थ्रू प्राइस बेस एक्शन यूजिंग यूनिफॉर्म प्राइस मेथड, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से ₹6,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 7.10% सरकारी सुरक्षा 2029 तक। इसमें थर्ड पॉइंट है दोस्तों 7.41% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2036 के लिए फॉर अ नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 11,000 करोड़ टू प्राइस बेस एक्शन यूजिंग यूनिफॉर्म प्राइस मेथड, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए 7.41% सरकारी सुरक्षा 2036 तक के लिए। और फोर्थ पॉइंट के अंदर है 7.40% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2062 फॉर नोटिफाइड अमाउंट ऑफ ₹9,000 करोड़ नॉमिनल थ्रू प्राइस बेस एक्शन यूजिंग मल्टीपल प्राइस मेथड, जो मल्टीपल प्राइस मेथड के लिए होंगे हैं। दोस्तों द रिजल्ट ऑफ एक्शंस विल बी अनाउंस ऑन January 27, 2023 Friday and payment by successful bidders will be on January 30, 2023 Monday। दोस्तों इसमें नीलामियों का परिणाम है वो 27 जनवरी 2023 शुक्रवार को घोषित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 30 जनवरी 2023 सोमवार को किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं अपन अगला इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो स्मार्ट सिटी के बेस पे। दोस्तों MOHUA एंड इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन CEOs कॉन्फ्रेंस फॉर 100 स्मार्ट सिटीज इन पणजी। दोस्तों 100 पणजी के अंदर 100 स्मार्ट सिटी के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें दोस्तों इसमें जो कितना स्मार्ट सिटीज़ का परियोजना है, कितना परसेंट हो चुकी है, कितना बाकी है, कितनी ऑन गोइंग है, उसके बारे में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों पणजी के अंदर। उसका डाटा है, बेसिकली उसका डाटा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको एक बार कि इसमें दोस्तों जो मिशन ने पणजी शहर में 950 करोड़ रुपए की 47 परियोजनाएं शुरू की। 47 परियोजनाएं 950 करोड़ की थी, जिनमें से 58 करोड़ रुपए की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें 15 परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और करंट मिशन में 32 प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं अभी,
वर्तमान में 892 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें 303 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं उसका काम 90% तक हो गया है, 10% उसका काम बाकी है। और 131 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 12 परियोजनाएं हैं जिसका 50% काम हो चुका है। इसमें दोस्तों परियोजनाएं निधि के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 245 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 236 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है। इसके अलावा गोवा सरकार द्वारा परियोजना निधि के लिए 239 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 181.56 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट स्मार्ट सिटीज मिशन। दोस्तों जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसको 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 25 जून 2015। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर ये एक शहरी कायाकल्प के दूरदर्शी एजेंडे का एक हिस्सा रहा है। It has been a part of visionary agenda for urban rejuvenation and has been designed as a part of a multi-layer strategy to meet the aspirations of 40% of India's population living in cities. यह शहरी कायाकल्प के दूरदर्शी एजेंडे का एक हिस्सा रहा है और शहरों में रहने वाली भारत की 40% आबादी की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए एक बहुस्तरीय रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। दोस्तों SCM इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल मिशन अमाइड टू बी ब्रिंग अबाउट अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द कंट्री। SCM एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है। दोस्तों हम स्मार्ट सिटी का अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें एज ऑन 19 जनवरी 2023 वर्क ऑर्डर्स वर इश्यूड इन 7,799 प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड ₹181,268 crore, 1,81,268 crore, of which 5,229 projects worth ₹9,98,291 crore have been completed। दोस्तों 19 जनवरी 2023 तक की बात करें हम, लगभग 1,81,268 करोड़ रुपए की 7,799 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 58,291 करोड़ रुपए की 5,229 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप सभी चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर कर ले, और आप सभी जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और शाम को दोस्तों कॉफ़ी विद बैंकर में आप आना ना भूलें। शाम को मैं कॉफ़ी विद बैंकर शो लेके आता हूँ, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो आप सभी जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं वो कॉफ़ी विद बैंकर शो को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप सभी आ जाइए शाम को 6:30 दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।